Nigerians. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी का क्लास देख रहे होंगे, अगर रेगुलर देख रहे होंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर कर रहे होंगे तब, हाँ नहीं कर रहे होंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लगे रहोगे। ठीक है, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ही। और सबसे इजी टारगेट है ज़िंदगी में पढ़ाई करना, इससे इजी टारगेट कुछ नहीं है दुनिया में। इसके अलावा सारा काम टफ है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ाई करना सबसे आसान है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में एक दो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में पूछा था, बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। ठीक है, तो उसका थोड़ा आंसर मैं बता के फिर आगे बताता हूँ। आज मैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी किसी लक्ष्मीकांत भी साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जो होता है, हम पूछे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेम है, पूरा नाम क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी, ठीक है, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, उसके बाद आपसे हम एक क्वेश्चन और पूछे थे झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में आपको बताए थे। जो आपके पास दो ऑप्शन है, हमेशा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। आज से ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा या जेपी कृपलानी होगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो मुझे देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो जेबी कृपलानी होगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, जेबी कृपलानी होगा, तो जेबी कृपलानी को ही आप ऑप्ट करोगे। ठीक है, कहोगे सर ये दोनों रहेगा तो क्या करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, ये दोनों ऑप्शन रहेगा तब क्या करेंगे। जब दोनों ऑप्शन होगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ऑप्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ फर्स्ट क्लास में आपको हम डिस्कस किए थे थोड़ा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बारे में। तो वहाँ पे थोड़ा जुडिशरी हम ऊपर लिख दिए थे, वो टर्म को समझाने के लिए लिखे थे, और वो तो पढ़ा तो नहीं रहे थे डिटेल में, पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो डेमोक्रेसी है। तो इसमें जो है, हम कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट में या डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के चार स्तंभ हैं, फोर पिलर है। ठीक है, फोर पिलर है तो पहले तो एक यही है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। फोर्थ कौन है भाई? फोर्थ में मीडिया का नाम आता है। ठीक है, फोर्थ पिलर क्या है? मीडिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मीडिया का काम क्या है? एक दूसरे के वर्क को एक दूसरे के पास पहुंचाना, एक दूसरे के बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम मीडिया का काम है। ठीक है, जुडिशरी जो भी कहता है ये हमारे बीच पब्लिक के बीच पहुंचाता है। लेजिस्लेटिव जो कानून आता है वो भी पब्लिक के बीच पहुंचाता है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं, इसका काम ही है यही। ठीक है, तो इससे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या कहते हैं, आपको जब एक्ट पढ़ा रहा था तो 1919 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, जिसमें महिला को मत देने का अधिकार, वोटिंग देने का अधिकार सबसे पहले 1919 एक्ट में ही मिला था। ये चीज़ को आप वहाँ पे पॉइंट कर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में अगर लिख रहे होंगे तो। ठीक है, महिला को पहला वोट देने का अधिकार 1919 एक्ट में ही मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बता रहे थे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में वहाँ जब एक चीज़ बताना भूल गया था, वहाँ पे क्या था, 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 389 मेंबर्स का सिलेक्शन जो हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था। ठीक है, मनोनीत किया गया था और मनोनीत किया था। तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, कहाँ से मनोनीत हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखना वेस्ट बंगाल से। कहाँ से?
वेस्ट बंगाल से सेलेक्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, फिर अब आते हैं हम टॉपिक पे हम आते हैं। देखिए मेरा टॉपिक क्या है आज का मेरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताएं मेरा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, संविधान की विशेषताएं मेरा टॉपिक है। सबसे पहला संविधान की विशेषताएं देखिए, हमारा संविधान सबसे बड़ी बात है, देखिए लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला विशेषता है जो हमारा जो संविधान है बहुत बड़ा, लेंदी है, मतलब बहुत बड़ा है, विशाल है और रिटन है। ठीक है, ऐसे बड़ा से मतलब क्या है भाई? हाँ, रिटन से क्या मतलब है? क्या भाई और सब जगह रिटन नहीं होता है क्या संविधान? क्वेश्चन है ना, रिटन का मतलब यहां पे है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा क्या है, देखिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेरा संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, एक बुक है। ठीक है, उसी के हिसाब से मेरा कानून बनता है। इसमें इसके बेसिक प्रिंसिपल में कभी अमेंडमेंट नहीं होता है। ठीक है, चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है अपने यहाँ। ठीक है, इसी के अनुसार सब कुछ चलता है। ठीक है, अब लेंथीएस्ट और रिटन होगा भी क्यों नहीं? मेरे यहाँ जब संविधान लिखा गया तो कितने कानून थे, कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ठीक है, कितने पार्ट्स थे? ठीक है, और कितने शेड्यूल थे? 8। अभी बढ़ के कितना हो गया? देखिए एज ए न्यूमरिक नंबर के हिसाब से 395 ही है, संख्या के हिसाब से 395 ही है, ये भी ध्यान रखना है मुझे। लेकिन इसमें ए बी सी डी जो हुआ है ना, ये सब जो बढ़ा के ये लगभग 465 से 466 के बीच में हो गया है। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स, समझ गए दोस्तों? और ये जो हो गया टोटल 25 हो गया। न्यूमरिक के हिसाब से 22 ही है, बीच में ए बी सी डी करके इसमें भी है 3, ए बी सी करके 3 है एक्स्ट्रा, प्लस 7th जो है ये डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये भी न्यूमरिक में 22 ही है, लेकिन कहा जाता है बढ़ के ये 25 हो गया। ए बी सी डी भी हुआ और ये लगभग आपका 12 है। ठीक है, ये न्यूमरिक में भी 12 है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है, इतना बड़ा है संविधान, इतना बड़ा आर्टिकल इतना कहीं नहीं है। अमेरिका में जो है, अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, मात्र 7 आर्टिकल है। अमेरिका का संविधान भी क्या है? रिटन है। ठीक है, रिटन संविधान है अमेरिका का भी। अब बोलोगे सर रिटन और कहाँ है, या हमारे यहाँ और अमेरिका में रिटन है तो अनरिटन कहाँ है? तो वर्ल्ड में 3 कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला न्यूजीलैंड, ठीक है, यूके, ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का और इजराइल का, ये 3 कंट्री है जहाँ का संविधान क्या है? अनरिटन है। अब इसे ऐसा नहीं है जो वो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, डॉक्यूमेंट में वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे डिपेंड करता है सुपरमेसी किसका है। ठीक है, सुपरमेसी किसका है उस पर डिपेंड करता है रिटन और अनरिटन। ठीक है, हमारे यहाँ का है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुपरमेसी है, संविधान जो है सुपरमेसी है। संविधान के हिसाब से ही पार्लियामेंट चलता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ग्रेटर देन पार्लियामेंट होगा
तो इसका ही मतलब होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन का मतलब ऐसा मत लिखना, समझ जाना जो उसके यहाँ कोई पेपर में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज? ठीक है, अब देखिए, रिटन है प्लस लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा विशाल संविधान है, इतना इतना कानून बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये बात तो है जो आपका फर्स्ट पॉइंट तो आपको हो गया फीचर्स में, लेंथीएस्ट रिटन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट है आपके पास, दूसरा पॉइंट आता है आपके पास क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस से क्या मतलब है? देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से क्या मतलब है। इंटरनल का मतलब है हमारा जो संविधान है उसका इंटरनल सोर्स से क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनते आया 1935 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शासन अधिनियम तक आया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम तक जो आया, तो वहां भारत शासन अधिनियम में पूरा लगभग 250 आर्टिकल के आसपास था वहां पे। ठीक है, अब देखिए वहां पे 321 के आसपास था, सॉरी 321 के आसपास था भारत शासन अधिनियम के, तो 321 आर्टिकल था। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल मेरा कहां से लिया गया था? 1935 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा सोर्सेस मेरे संविधान का कहां से आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935, पुराने से ऐड होते गया, वहां से मैक्सिमम चीज लिया गया। तो इंटरनल का मतलब ही यही है, जो भारत शासन अधिनियम से मेरा संविधान का मैक्सिमम लगभग BN राव 243 आर्टिकल को प्रस्तुत किया, सबसे पहले ड्राफ्टिंग को रिप्रेजेंट किया था, आपको बताए थे, जिसमें 13 शेड्यूल थे। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है, ये भी आपको पढ़ाए थे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे संविधान को 60 कंट्री से पढ़कर 114 दिन तक पढ़ा गया था, 60 कंट्री के संविधान को। ठीक है, 114 दिन तक पढ़ने के बाद, और उसके बाद उसमें क्या क्या है, क्या क्या उसमें अच्छा लगा, और उससे लिया गया। अब क्या हुआ, नेहरू ने बोला ठीक है भाई अंबेडकर जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ये हैं, आप क्या कीजिए, ये सब संविधान को आप ड्राफ्ट कीजिए। तो ड्राफ्ट कीजिए, पूरे कंट्री का देखना था। तो उस पर अंबेडकर जी बोले, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मेरे साथ ग्रुप में 4-5 मेंबर और दो, उसके बाद ही हम लोग मिलके बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी में ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रेम हुआ था, उसी रीजन में ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपको बताए थे। ठीक है, तो उसमें टोटल 7 मेंबर थे, सातों मेंबर मिलके 114 दिन तक पढ़े थे 60 कंट्री के संविधान को, उसके बाद लिया गया था। तो एक्सटर्नल सोर्स आपका वही है। ठीक है, अब देखिए ब्लेंड, एक पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या मतलब है? देखिए, रिजिडिटी का मतलब ये, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, कठोर और नम्यता। ठीक है, इससे मतलब है संविधान के अमेंडमेंट से, संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, कोई संविधान अगर आसानी से चेंज ना हो, ठीक है, आसानी से संविधान चेंज ना हो, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का संविधान एकदम रिजिडिटी है। ठीक है, अब ब्रिटेन का क्या है, फ्लेक्सिबल है। हमारे यहाँ दोनों के बीच का है। ठीक है, एग्जैक्ट आप रिजिडिटी भी नहीं बोल सकते हो, एग्जैक्ट आप फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान रिजिडिटी है, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, और इसका जो संविधान है ब्रिटेन का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ दोनों को मिक्स करके बनाया गया है संविधान। रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी बिल आता है, कोई भी संशोधन आता है संविधान में, तो उस संविधान में प्रेजेंट वोटर जो होते हैं लेजिस्लेटर में, उसका 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए। समझ गए ना?
आधे से ज़्यादा स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग का, प्रेजेंट वोटिंग का किसी भी कानून पे प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 वोट, और आधे से ज़्यादा हाफ, आधे से ज़्यादा स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए। ये जो है हमारे जो है अमेंडमेंट में, जो संविधान संशोधन का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। इसीलिए कोई कानून जो है आधे से ज़्यादा स्टेट सपोर्ट नहीं करता तो वो नहीं फ्रेम हो पाता है। और लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है, 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदन में पास हो गया तो वो पास हो गया, तो ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। ठीक है, मैंने लचीलापन शो करता है हमारे संविधान का। ठीक है, अब आते हैं हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया है। अब देखिए, स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया? 1976 से आया, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे आया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे आया। इसमें है क्या, देखिए फंडामेंटल राइट में क्या है, जो सरकार में मेरा कुछ फंडामेंटल राइट बनता है, जो सरकार वो नेसेसरी है, जो वो देगा ही। ठीक है, देगा ही, वो मुझे मिला हुआ है, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हाल फिलहाल में सुने होंगे इंटरनेट को फंडामेंटल राइट में ले आया। जम्मू कश्मीर का जब प्रॉब्लम हुआ क्रिएट, तो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट में आ गया क्या, जो और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, जो मेरा भी ड्यूटीज़ है नेशन के प्रति ईमानदारी, जैसे झंडे का जो है, जो आपका फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करना, या जो नेशन के प्रति कोई चीज़ है उसके प्रति रिस्पेक्ट आपका दिखाना। ठीक है, तो ये आपका ड्यूटीज़ है। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, अब देखो नागरिकता जो है, नागरिकता है, देखिए कहीं भी आप जाओगे ना, जैसे आप अमेरिका में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, सेंटर का अलग है नागरिकता, और जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का नागरिकता अलग है, दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ क्या है यूनिक चीज़, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजन। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं जो हम लोग बिहार के निवासी हैं, हम लोग भारत के निवासी बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है आपका सेंटर का अलग और स्टेट का अलग। समझ गए? ये हो गया। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इसका भी एक कहानी था। यहाँ पे BN राव इसको फंडामेंटल राइट 2 बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी बहुत ही दूरदृष्टि थे। सोचे इससे थोड़ा अराजकता का माहौल ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है ना, जो सेंटर हो या स्टेट में जो गवर्नमेंट बनेंगे ना, अपने सहूलियत के अनुसार पब्लिक को देंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वही सब्जेक्ट को रखा गया, वही आर्टिकल इसमें है जो गवर्नमेंट अपने समय के अनुसार उस चीज़ को देंगे। ठीक है, जैसे अभी बहुत हल्ला सुनते होंगे कॉमन सिविल कोड का, जो आर्टिकल 44 में है। ठीक है दोस्तों, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये गवर्नमेंट ही लाएगी। इसका ऑब्जेक्शन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये भी उसका आप अपोज भी नहीं कर सकते हो। इसमें जो सब्जेक्ट है उसका आप अपोज भी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हो आप। ठीक है, तो इसे बहुत सोच के रखा गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा हो गया था उस समय प्रॉब्लम भी BN राव और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, एक हरी जुडिशरी है जो पिरामिड शेप में है। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जो किसी स्टेट का कोर्ट है, ये पूरा यूनियन का बना हुआ है। यहाँ का केस यहाँ भी जाता है, यहाँ का केस यहाँ भी जाता है, यहाँ का केस यहाँ भी जाता है।
ठीक है, समझ गए ना। एक हरी, तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का बात आया, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट का बात आ रहा है दोस्तों। और यहां पे जो है ना, जन्म से कोई पोजीशन नहीं मिला है। जन्मजात जो होता है ना, उसका बेटा ही कुछ बनेगा, उसका बेटा जैसे इंग्लैंड में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो मेरे पास जैसे है, ये सारे सिस्टम जो कहीं न कहीं से लिया गया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये एज यूजुअल जो इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ शासन किए, उसी को हम एडॉप्ट किए, उसी को हम ले लिए, ठीक है। तो उसी सिस्टम को हम एडॉप्ट किए। तो वहाँ भी अपर हाउस होता है, वहाँ भी लोअर हाउस होता है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट वाली जो पोस्ट है ना, वहाँ पे पैतृक अधिकार पे चलता है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे राजा रानी का भी कंसेप्ट है ना, समझ ही रहा है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो भी हमारे नेशन का हेड होगा प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्टेड होंगे, ठीक है, निर्वाचित होके आएंगे। अब देखिए, थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पहले देखिए सब जगह यही था, लोकसभा, राज्यसभा था, ठीक है। या स्टेट का अलग कानून था और जैसे क्या कहते हैं, सेंटर का अलग। तो हमारे यहाँ भी ये दो वाला कंसेप्ट तो शुरू से चलते आया, सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकार का, ठीक है। लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था आया, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आया, इस यहाँ पे लगभग 92 में ये कानून आया था और ये 93 में पास हुआ था, जिसे 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये पंचायत से रिलेटेड था, ये नगर निगम से रिलेटेड था, ठीक है। तो मेरे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में होता है, शहर में म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट आता है और गांव में पंचायत का कंसेप्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 टायर सिस्टम है। और एक बहुत बड़ा है सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। ये भी एक फीचर्स है हमारे यहाँ। तो जब वयस्क मताधिकारी से बोलते हैं, वयस्क मताधिकार बोलते हैं, तो स्टार्टिंग से जब 1900 जब से वोटिंग का कंसेप्ट चला, तो हमारे यहाँ एक एज रखा गया जो 21 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर के बंदे ही उसी को वोटिंग का अधिकार मिला, ठीक है। बाद में जाके 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में, ठीक है, 1989 में ये हुआ था। 61वां संविधान संशोधन में इसका एज को 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन में इसे 18 वर्ष कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका बेसिक फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे आपको जानना जरूरी है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपका फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये भी चल रहा था, ये भी पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, ये भी पॉइंट है। ये भी जो पॉइंट है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड किया गया था, ठीक है। और इस पे एग्जैक्ट आप याद रखिए, ये अगर दोनों ऑप्शन में कभी भी एग्जाम में पूछेगा, अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो हम ये ऑप्शन को करेंगे। इसके बारे में और भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रीएम्बल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आप ये टिक आउट करोगे, ठीक है। अगर एक ही होगा तो फिर तो बन ही जाएगा। कुछ यूनिटरी फीचर्स है हमारे संविधान का, यूनिटरी फीचर्स है, उसे भी जान लेना जरूरी है। यूनिटरी फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान है, इनके कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ऑलरेडी ये चीज़ बार बार रिपीट होगा तो आपको बाद में याद भी हो जाएगा,
यूनिटरी फीचर्स में थोड़ा आता है आपका आर्टिकल 249 के बारे में हम आपको बताए थे। आर्टिकल 249 के बारे में आपको बताए थे जब कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की चर्चा किए थे। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में जो रूल बनाने का अधिकार स्टेट लिस्ट को है, तो हम बताए थे डिस्प्यूट हो जाता है तो ये पार्लियामेंट के पास चला जाता है। पार्लियामेंट के पास जाता कब है ये जानना जरूर। पार्लियामेंट के पास जब राज्यसभा में उस बिल को राज्यसभा जो कहते हो आप अपर हाउस में उस सब्जेक्ट पे अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री बॉडी के लिए 2/3 मेजोरिटी अगर हो जाता है, 2/3 मेजोरिटी अगर सपोर्ट हो जाता है, तभी वो उस सब्जेक्ट पे आप पार्लियामेंट के पास चला जाता है कानून बनने के लिए। ऐसे नहीं जाएगा, राज्यसभा में कम से कम 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे जो 249 आर्टिकल में है। और उसके बाद 250 आर्टिकल ये भी स्टेट लिस्ट में है। तो जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो उस केस में जो पार्लियामेंट के पास ये चला जाता है ये सब्जेक्ट। ये जो सारे हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। आर्टिकल 250 में जो सब्जेक्ट होते हैं ये नेशनल इमरजेंसी के पास भी इस पे अधिकार चला जाता है पार्लियामेंट्री बॉडी को नियम कानून बनाने का, रूल बनाने का, ठीक है। और अगर क्या कहते आर्टिकल 252 में जो सब्जेक्ट है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके अगर सेंट्रल पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करता है जो इसमें आप आइए और इसके लिए कानून बनाइए, ठीक है, इसके लिए आप बोलिए कुछ, आप ही कानून बनाइए। अगर एक से ज़्यादा स्टेट का मसला है इसे सुलझा दीजिए, आप ही कानून कुछ बना दीजिए, तो वो 252 आर्टिकल में है, ठीक है। रिक्वेस्ट 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट करता है अगर आर्टिकल 252 के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। अगर कोई 253 की बात कर रहे हैं, 253 आर्टिकल में सब्जेक्ट अगर है उस पे कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर होगा, अभी आप देखे होंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सीमा को लेके कुछ हुआ था, तो इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चला जाता है नेशनल एग्रीमेंट का सब्जेक्ट अगर होता है तो, ठीक है। इंटरनेशनल इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है तो उस स्टेट के सब्जेक्ट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट है ऑलरेडी वो सब्जेक्ट प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। एक और है जो गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड, और गवर्नर ऑफ स्टेट अगर अपॉइंट होगा इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, वो स्टेट का है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो 155 आर्टिकल के तहत होता है, तो उसमें स्टेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। और सेंटर गिवन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेंटर गिवन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू द स्टेट, आर्टिकल 256 के तहत, आर्टिकल 256 के तहत सेंटर कभी भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्लो कर सकता है, किसी स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है तो, ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल 256। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, ठीक है, जो भी ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर होता है जो अपॉइंट होता है, अपॉइंट करते हैं सेंटर, इस पे कोई रोल नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का एक ही रोल होता है, वो पेड करेगा सैलरी प्लस कंट्रोल करेगा स्टेट, उस मेंबर को पेड और कंट्रोल दोनों। ये आर्टिकल 312 में भी हम पढ़ाएंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर वहां भी बात करेंगे इसका, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217, ठीक है, अंडर आर्टिकल 217 स्टेट डू नॉट प्ले एनी रोल, यानी कि स्टेट कोई रोल प्ले नहीं कर सकता है उस पर, ठीक है।
तो ये सब है आपका यूनिटरी फीचर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। जो साइलेंट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस किए, यूनिटरी फीचर्स हैं वो डिस्कस किए। इसे आप 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा। ये सब आर्टिकल का हम डिस्कस किए, तो आर्टिकल जब पढ़ेंगे वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू।